नमस्कार साथियों, डाइट बाड़मेर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं कमल शर्मा राही और आप देख रहे हैं डाइट एजुकेशन बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर हमारे विभिन्न एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार किए गए वीडियोस। इसी के अंतर्गत आज हम ले रहे हैं टेंसेस का फ्यूचर सिंपल टेंस। पिछली क्लासेस में मैंने आपसे प्रेजेंट और पास्ट टेंस पे बात की थी। आज हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस पर। फ्यूचर के भी 4 भाग हैं: फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। नंबर टेंस आपके सामने है फ्यूचर सिंपल टेंस, साधारण भविष्य काल, अर्थात भविष्य काल के ऐसे कार्य जो आने वाले समय में होने वाले हैं। आप देखिए स्लाइड्स पे, कर्ता भविष्य काल में या आने वाले समय में किसी कार्य को करेगा, अर्थात कार्य का भविष्य काल में होना। मैं आऊंगा, जाऊंगा, खेलूंगा, हंसूंगा, पढ़ूंगा, यानी आने वाले समय में जो जो कार्य होंगे वे सारे के सारे कार्य फ्यूचर सिंपल के होंगे। पहचान इसकी बहुत आसान है। हिंदी वाक्यों को पहचानने के लिए हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि आएगा। पढ़ूंगा, खेलूंगा, आऊंगा, पढ़ेगी, सोएगी, हंसेगी, जाएंगे। कार्य दशा देखिए, इसमें कार्य भविष्य काल में होने की स्थिति होती है, अर्थात आने वाले समय में हम किसी कार्य की करने की कल्पना करते हैं, वह इसमें आ जाएगा। स्ट्रक्चर आपके सामने है, देखिए इसका सब्जेक्ट, इसकी एक्सिलरी वर्ब जो है विल और शैल आएगी, और फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल सा है, सब्जेक्ट, विल और शैल, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखना, फ्यूचर में प्राय फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। नीचे आपके सामने एग्जांपल है, वह एक मैच खेलेगा, वह के लिए ही विल प्ले अ मैच। आगे बताऊंगा आपको विल शैल का प्रयोग कैसे करना है। हम एक पुस्तक खरीदेंगे या हम पुस्तकें खरीदेंगे, वी शैल बाय बुक्स। इस प्रकार से आने वाले समय में जो जो कार्य होने प्रस्तावित हैं उन सभी का वर्णन यहां होगा। आगे देखते हैं इनके स्ट्रक्चर्स। यहां देखिए स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। मैंने आपसे कहा था कि किसी भी वाक्य के 4 वाक्य बनते हैं: सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक। यूं कहें इंग्लिश में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। यहां आपके सामने इस स्लाइड्स में अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जो भी मैंने आपको बताया था। सब्जेक्ट, उसकी एक्सिलरी वर्ब जो है विल और शैल आ जाएगी, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म। अब इसको नेगेटिव करना है तो इसकी जो एक्सिलरी वर्ब है विल शैल है, विल शैल के साथ नॉट लगा दीजिए, तो आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल शैल, विल शैल के बाद नॉट, नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। अब यदि वाक्य को इंटरोगेटिव बनाना है तो वाक्य की एक्सिलरी वर्ब जो है उसको कर्ता से पहले लगा देंगे, जैसा आप इस स्लाइड में देखिए। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव, फ्यूचर सिंपल का प्रश्नवाचक वाक्य होगा तो हम क्या करेंगे, उसकी एक्सिलरी वर्ब जो है, उसकी हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं, वो पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी कि स्ट्रक्चर हो जाएगा विल शैल, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और इंटरोनेगेटिव करना है, प्रश्नवाचक नकारात्मक करना है, तो उसके लिए उसकी एक्सिलरी वर्ब जो है पहले आ जाएगी, विल शैल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सिंपल सा है। अफर्मेटिव में विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव में विल शैल के साथ नॉट, इंट्रोगेटिव में विल शैल कर्ता से पहले और इंट्रोनेगेटिव में विल शैल कर्ता से पहले और कर्ता के बाद में नॉट। इस प्रकार से सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनेंगे। हम इसे एग्जांपल्स में समझते हैं। देखिए
आपके सामने एक जनरल एग्जांपल है, वह एक मैच खेलेगा, he will play a match। अभी बताऊंगा आपको तो will का प्रयोग कहां होता है, shall का प्रयोग कहां होता है। वह एक मैच नहीं खेलेगा, नकारात्मक, he will not play a match। इंट्रोगेटिव, क्या वह एक मैच खेलेगा, will he play a match। और लास्ट हो जाएगा इंट्रोगेटिव, क्या वह एक मैच नहीं खेलेगा, will he not play a match। यहां ही आया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ will लगाया है। अब बताऊंगा will और shall कहां लगता है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। देखिए यहां एक और एग्जांपल है फर्स्ट पर्सन प्लूरल का, वी का। हम पाठ पढ़ेंगे या हम इस पाठ को पढ़ेंगे, वी शैल रीड दिस लेसन। नेगेटिव है, हम इस पाठ को नहीं पढ़ेंगे, वी शैल नॉट रीड दिस लेसन। क्या हम इस पाठ को पढ़ेंगे, शैल वी रीड दिस लेसन। और क्या हम इस पाठ को नहीं पढ़ेंगे, शैल वी नॉट रीड दिस लेसन। इस प्रकार से एक वाक्य के 4 वाक्य बन गए, 4 सेंटेंस, 4 स्ट्रक्चर के आधार पर। अब देखिए आप यहां पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे में फ्यूचर में कहीं गलती होती है तो यहां होती है। कई बार छात्र पूछते हैं कि सर ये यहां भी सेल लगा हुआ है, यहां भी सेल लगा हुआ है, इसमें देखिए सर आई के साथ भी विल लगा हुआ है, ई के साथ भी विल लगा हुआ है, ये क्या मात्रा है, इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। इसमें 2 प्रकार के वाक्य होते हैं, ऑर्डिनरी वाक्य होते हैं, एक इंपेरेटिव वाक्य होते हैं। यूज ऑफ एक्सिलरी वर्ब विल और शैल, सामान्य तौर पर हम विल और शैल का प्रयोग कहां करते हैं, वहां देखिए आप। ये वही टेबल जिसको हमने प्रेजेंट में बनाया था, जिसको पास्ट में बनाया था और फ्यूचर में काम ले रही है। पर्सन 2 प्रकार के, सिंगुलर और प्लूरल। फिर पर्सन 3 है, और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वह है जो बोलता है, सेकंड पर्सन वह है जो सुनता है, थर्ड पर्सन वह है जिसके बारे में बात करते हैं। सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन। ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, प्लूरल भी। सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, इसका प्लूरल भी यू होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, इट और नेम, और इसका प्लूरल हो जाएगा दे और बहुत सारे नेम। अब देखिए बहुत आसानी से सामान्य वाक्यों में विल शैल का प्रयोग कैसे करते हैं। अगर आपका वाक्य ऑर्डिनरी है, वाक्य में कहीं भी कोई इंपेरेटिव का संकेत नहीं आया है, आज्ञा, प्रतिज्ञा, धमकी, वचन, निश्चितता नहीं है, तो आप फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगाएंगे, आई शैल और वी शैल। बाकी सभी के साथ विल, यू विल, ही विल, सी विल, इट विल, राम विल, दे विल, राम, मोहन, सोहन, राधा विल। बस फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ शैल लगता है। ये ध्यान रखिएगा। यहां पर इस टेबल को मैं आप बार बार जोर इसलिए दे रहा हूं ताकि अगर आपका वाक्य इंपेरेटिव होगा, इंपेरेटिव से क्या मतलब होता है हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए आप यहां देखिए, यूज ऑफ एक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रिया विल और शैल, नीचे लिखा है नॉट। यदि वाक्य इंपेरेटिव हो तो इंपेरेटिव से मैं बदलता हूं। यदि वाक्य में आज्ञा, प्रतिज्ञा, धमकी, वचन, निश्चितता, अगर इनमें से कोई भी एक आया हो या किसी भी प्रकार का कोई कमिटमेंट आया हो, तो ऐसी स्थिति में उस टेबल का उल्टा प्रयोग करेंगे। जैसा इसमें देखिए यहां आया है, जहां पहले का शैल था वहां विल हो गया, विल था वहां शैल हो गया। आई और वी के साथ विल लगा देंगे और बाकी सभी के साथ शैल हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा ना, कई बार छात्र पूछते हैं कि साहब अभी तो आपने आई के साथ शैल लगाया था, अब आई के साथ विल क्यों लगा रहे हो? तो यहां देखिए आपके वाक्य में कमिटमेंट है, आपका वाक्य इंपेरेटिव है। अगर आप कहते हैं आई शैल गो जोधपुर, एक सामान्य सी बात है, मैं जोधपुर जाऊंगा, आई विल गो जोधपुर, इसका मतलब वाक्य में सर्टिनिटी आ गई, वाक्य में निश्चितता आ गई कि आप जोधपुर ही जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यदि वाक्य में कोई धमकी आई है, आज्ञा है, प्रतिज्ञा है, वचन है, ऐसी स्थिति में आई और वी के साथ में विल लगाते हैं।
जैसे आई विल किल यू, क्या है? थ्रेट है, धमकी है। तो ऐसी स्थिति में हम उस टेबल का उल्टा यूज करेंगे। ध्यान से देखें इनको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि साहब कहां विल लगेगा और कहां सेल लगेगा। अगर आप ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसके लिए आपके पास है अपस्टेप लगा करके डबल लाइन लगा दीजिए, आई विल गो टू जोधपुर। अब आई विल किल यू, अब यहां ये कंफ्यूजन मिट जाएगा कि सेल लगाया है विल लगाया है। तो आप देख रहे थे अभी फ्यूचर सिंपल टेंस और बात कर रहे थे फ्यूचर सिंपल टेंस की, और फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कैसे कैसे करते हैं यह बता दिया था। हम अगले लेसन में, आगामी लेसन में फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करेंगे। तब तक आपसे अनुरोध रहेगा आप घर बैठ के अपने अध्ययन को जारी रखिए। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक बाय।